मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची भोपाल। उनके बंगले में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ स्वागत। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह का नाम लेना भी दिन खराब हो जाएगा। प्रज्ञा सिंह ने एक बार फिर कहा, मुझे फंसाया गया, जांच के समय मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे पुरुषों द्वारा प्रताड़ित किया गया, मुझे कई बड़े नाम लेने के लिए टॉर्चर किया गया, पर मैंने झूठ नहीं बोला। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ा। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। कांग्रेस को खुश करने के लिए यह साबित किया गया है। कांग्रेसी इसी खुशी से खुश होती है जिसमें हम पर ये झूठा आरोप लगाया। उन पर जांच और सजा दोनों होनी चाहिए। राजनीति में वापसी को लेकर कहा, हम राजनीति करते हैं, राजनीति नहीं। हिंदुओं को कांग्रेस ने हमेशा कुचला। कांग्रेस ने विधर्मी मानसिकता को स्थापित किया गया। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। परमवीर को लेकर क्या कहेंगे? परमवीर ने आपको 20 से 25 दिन प्रताड़ित किया और वही कांग्रेस में एटीएस का चीफ था जो परेशान कर रहा था। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है उन्होंने। मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। जब आपको अरेस्ट किया था उस समय इंदौर, शाजापुर के कुछ और लोग जिन्हें अरेस्ट किया था, वो उन्होंने पूरे देश में एटीएस वालों ने एक पूरा भय बना करके रखा था। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार का भय बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पा रहा था। जो लोग अंदर गए, जो सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कह पाया। भयभीत करने का प्रयास था और भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का, यूपीए का शासन था। इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया और उनको भ्रष्ट बनाया। ये पूरे यूपीए सरकार का काम था। कई लोग कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने प्रताड़नाएं दी एटीएस वालों ने, तो वो लोग अपनी जान गंवा दी है, यानी देश पर आहूत हो गए हैं। लेकिन उनके पत्नी को आज पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी पत्नी कहती है, मैं सदवा हूँ या विधवा हूँ, मुझे कहिए जज साहब, बताइए मुझे। और इसलिए एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मारा पीटा और मार डाला, लेकिन उनके आज रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए गए। मुस्लिम वर्ग को आकर्षित करने के लिए क्या भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया? हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। जिन्होंने भगवा को आतंकवाद कहा, आपको लेकर ऐसे सवाल उठा है, इतनी यातनाएं आपने चली, ऐसे लोगों के लिए क्या कोई बात? जो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र किए, देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र किए और इतने सभी लोगों को, सेना को उन्होंने टारगेट किया, संतों को टारगेट किया, संघ को टारगेट किया और इस प्रकार से टारगेट करके ये सब देशभक्त हैं। ये सब देशभक्त हट जाएंगे तो कांग्रेस का फुल फ्लैश शासन आ जाएगा, ये उनकी नीति थी। लेकिन ऐसे लोगों ने जो कुचक्र रचा है, षड्यंत्र रचा है, हमारे जज साहब ने स्पष्ट उनके लिए आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की जांच की जाए जिन्होंने गलत
प्रस्तुति दी है और इस प्रकार से इतना बड़ा केस थोपा गया है। इनकी जांच हो और सजा हो, उनको निश्चित रूप से जांच होगी तो सजा होगी। दिग्विजय सिंह के लिए स्पेसिफिक दिग्भ्रमित का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। वो तो व्यक्ति बोलने लायक ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। जो सुबह और दोपहर में उसका नाम लेगा उसका दिन खराब हो जाएगा। क्या आप इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे जिन्होंने आपको भगवा आतंकवादी का? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी रणनीति जो रहेगी वो निश्चित रूप से हम आपको अवगत कराएंगे उसके बारे में। और जिन्होंने अत्याचार किए उनको तो निश्चित रूप से सजा मिलनी ही चाहिए। राजनीति में अब वापसी को लेकर क्या कुछ विचार आपका? हम राष्ट्रनीति करते हैं। सिद्ध हुआ सत्यमेव जयते, निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। भगवा आतंकवाद इसकी कहीं से कहीं तक खराब हुई और वो खत्म हुआ। हिंदू आतंकवाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने स्थापित करने का प्रयास किया वो कभी स्थापित हो नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने पहले ही टॉर्चर इतना कर दिया कि हमारा मनोबल टूटे, देशभक्तों का मनोबल टूटे और देशभक्त कुचले जाएं, ये उनका हमेशा प्रयास रहता है। हिंदुओं को हमेशा से कांग्रेस ने कुचला है और विधर्मी मानसिकता को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हमारा हिंदू जागरूक आपको आतंकवादी कहा जाता था, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा ये फैसला? हम अपने ही देश में किसी प्रकार से आतंकवादी हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार से हम भावना रखते हैं कि कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। ये इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है, अच्छा विचार करता है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो, हम मारते हैं, तुम हिंदू, षड्यंत्र के रूप में फंसा करके जेल में डाल दिया जाए और इनकी छवि खराब कर दी जाए, जिससे देश के लोग इनको परेशान करें और वो कांग्रेस अपनी बाई को यहाँ पर स्टेब्लिश कर ले। क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह के लिए? आखिरी सवाल भ्रमित है वो, उसको कभी अपनी दिशा का ध्यान नहीं रहा और इसलिए इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। सिर्फ इतना कहूंगी कि उसका नाम न्याय की जीत नहीं होता है। न्याय की तो जीत सत्य में विजय। में 11 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा इटिया थोक थाना क्षेत्र में उस समय हुआ जब दर्शन के लिए जा रही बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। बोलेरो में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से 11 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग दर्शन के लिए निकले थे, तभी यह घटना घटी। जनपद गोंडा के थाना इटिया थोक क्षेत्र के रहरा गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक नहर में पलट गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय ग्रामीणों द्वारा तथा स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया और 4 लोगों को, जिसमें एक ड्राइवर और 3 बच्चे हैं, उनको सकुशल निकाल लिया गया और सुरक्षित उनको प्राथमिक उपचार हेतु CSC इटिया थोक भिजवाया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुल 11 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इन सभी मृतकों के शवों को नहर से निकालकर जिला अस्पताल गोंडा भिजवा दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी होते ही तत्काल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया तथा सीएमओ के माध्यम से सभी मेडिकल स्वास्थ्य मुहैया तत्काल उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है। SDRF की टीम भी मौके पर आ गई है और लगातार फर्दर सर्च और रेस्क्यू की कार्रवाई जो है उनकी चल रही है। और जो भी इसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो मृतक हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने युवती की गला रेत कर की हत्या। देर रात आपसी विवाद के चलते युवक ने युवती का रेता गला। आरोपी को देर रात ही कर लिया गया गिरफ्तार। मृत युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया जिला चिकित्सालय। घटना की जानकारी लगते ही जिला पुलिस अधीक्षक पहुंचे नेपानगर थाने। मामला नेपानगर क्षेत्र के ग्राम नावारा का।
पुलिस मामले की जांच में जुटी। महिला का गला रेत कर हत्या करने के मामले में हिंदू संगठन का विरोध। बड़ी खबर बुरहानपुर से। आरोपी लफ्ज़-ए-हाथ करते हुए महिला को जबरन धर्म परिवर्तन करने का बना रहा था दबाव। वहीं मृतका की बहन ने आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की। आरोपी युवक ने देर रात घर में घुसकर धारदार हथियार से महिला का गला रेत कर की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नई नई घटनाएं सामने आ रही है। ये भी एक ताजी घटना है। पूरे देश में तो अपन सुन ही रहे थे, लेकिन बुरहानपुर भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। ये जिहाद बहुत चरम पर है, जिसकी वजह से नावरा में हमारी एक हिंदू बहन को गला काट के धर्मांतरण का दबाव बनाता था। उनकी बहन ने भी आपके सामने बताया कि ये रोज रोज आकर उसको टॉर्चर करता था, धर्मांतरण का दबाव बनाता था। क्योंकि उनने उसका वो जो संबंध बनाना चाह रहा था उनने स्वीकार नहीं किया, और इस आरोपी ने, इस जिहादी ने उस बहन का गला काटकर उसको मार दिया। अब क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते प्रशासन से कि घर तोड़ा जाए। इन जो जिहादी है, जो जिहाद चल रहा है बुरहानपुर क्षेत्र में, तो देरतलाई क्षेत्र में भी ऐसा ही जिहाद चल रहा है, पूरे जिले में जिहाद चल रहा है। तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, इनके मकान दुकान सब ध्वस्त किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। अमित वारुड़े परिवार के साथ और क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ उसे फांसी से इतनी बुरी मौत दिया जाए। जैसे मेरी बहन को उसने घर में घुस के गला काटा। मेरी बहन को इतना टॉर्चर करता था कि मैं बता नहीं सकती थी। कहाँ पर रहते थे? मैं नावरा रहती हूँ। ये कल रात में 11 बजे के आसपास हुई है। क्योंकि कौन है ये जो परेशान कर रहा है? रईस है, मुसलमान है उसका नाम। और उसने कल शुक्रवार के दिन भी कंप्लेंट हुई, इनका हुआ है थाने के अंदर भी। और मैंने थाने वाले को यही बोले कि मैं जिंदी थी, मेरे को बुला लेते, मैं उसकी बहन हूँ, माँ हूँ, कि मेरे को अगर मेरी बहन का गला काट, मेरे सामने वाला मुसलमान, तू मुसलमान है, हिंदू की बेटी कैसा तू घर में जाके गला, और तेरी औकात के तो हिंदू की बेटी को घर में घुस के तू गला काट रहा। क्यों काट रहा? नहीं रह रही थी तू, उसको टॉर्चर उसके साथ क्या कर रहा था? यही है कि तू उसके साथ आज मेरे दिल से मुझे जवान लाश, गोरी चट्टी लाश लेकर आई। आज खुद से लथपथ पर कोई मुसलमान ने हाथ नहीं लगाया, ये बच्चा ने। और वो एक बच्चा है, वो बेचारा कहाँ है? वो बच्चे ने, उसका नाम क्या है? उसको बुला। वो बच्चे ने मेरे को लेकर आया, मेरी बहन की लाश को उठा के लाए। 2 बच्चों ने मेरी बहन की लाश उठा के लाए। भाग्यश्री धानुक। मैं ये चाहती हूँ कि उसे फांसी से भी बहुत बुरी मौत दिया जाए उसे। जैसे मेरी बहन को उन्हें गला काट के रहा, घर में जाके देखो पूरे खून से लत। मेरी माँ पागल है, दिमाग से थोड़ा मेटर है। कहाँ रहता है आरोपी? नेपा नगर। मेरा नाम सुभद्रा है। नगर के नावरा क्षेत्र का है, जिसमें एक हिंदू बहन के साथ में लव जिहाद कर उसे धर्मांतरण के लिए प्रेशर करके, अगर धर्मांतरण नहीं किया तो उसके एवज में उसका गला काटकर हत्या कर दी गई। बहुत ही दुखद घटना है। और नेपा के साथ साथ पूरा बुरहानपुर शहर भी और बुरहानपुर के हिंदुओं में भी रोष है। इसको लेके हम सभी लोग अभी 2 बजे दीदी की अग्नि के पहले हम शासन प्रशासन से ये मांग करेंगे कि उसको फांसी सजा दी जाए, और जो कोर्ट होती है उसके अंदर तुरंत उसका फैसला देकर फांसी सजा के साथ में उसका जो मकान है और जो उसके अवैध अतिक्रमण है नेपा नगर के अंदर, वो सब ध्वस्त किए जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। क्योंकि ये घटना से पूरे हिंदू समाज में बहुत रोष है। अजीत परदेसी, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक। गाँव नावरा में एक मर्डर हुआ है, जिसमें अभी हम मौके पर उपस्थित हैं, और जिसका मर्डर हुआ उसका पीएम वगैरह हो गया है। गाँव वासियों की कुछ मांग है, उनके मांगों की समीक्षा करके उनके डेड बॉडी का अंतिम निराकरण के लिए भेजने का प्रयास कर रहे हैं हम। किस तरीके की मांग है? ये इनका एक तो मांग ये है कि उनको आर्थिक सहायता मिले पीड़ित परिवारों, और दूसरा जो आरोपी हैं उनकी अतिक्रमण और अन्य जो अवैध गतिविधियां हैं उस पर कार्रवाई प्रशासन करे। तो उस पर हमने संज्ञान में लिया है, उनको आश्वस्त भी किया है कि जो भी उनके अवैध गतिविधियां होंगी, अतिक्रमण होंगे, उनकी पहचान की जाकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। किस तरह कितने की राशि देने का प्रावधान है शासन के नियमों? वो अपना पुलिस विभाग की ओर से हो, राजस्व की नहीं है, तो वो बेहतर बता पाएंगे उसमें। सर, देर रात हत्या के मामले में क्या पूरा मामला है, क्या घटना है? नावरा में रात्रि के वक्त में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या हुई, उसके घर के अंदर। तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस तुरंत पहुंची है, उसको हॉस्पिटल भी भेजा है। उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें हत्या का प्रकरण और एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण किया है। इसका एक रईस नामक युवक के साथ में काफ़ी समय से संबंध भी था, तो आपस में विवाद भी होने लगा था। कहीं की घटना के प्राथमिक कारणों में चीज़ें आई है, उसको लेकर इसके द्वारा धारदार हथियार उसे हत्या की है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया हत्या और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत। आरोपी को विरासत में ले लिया है। बाकी उससे अन्य जो विवेचना की महत्वपूर्ण चीज़ है वो सारी कार्रवाई कर रही है। पुलिस इसमें बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी और बहुत ही इसको किसी भी तरीके से लगातार लग के इसमें दोष सिद्धि करके उसको सही जगह तक पहुँचाएगी।
चौकी क्षेत्र का एक मर्डर का मामला है। इसमें कल रात में 10:30 बजे एक यहाँ पे नावरा चौकी में मर्डर हुआ था, उसी को लेकर के है। उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। हमारी जो FSL की टीम थी खरगोन से आकर के मौका मुआयना भी कर लिया है। उस महिला का PM करा करके भी यहाँ नावरा लेकर के आ गए हैं। तो अभी इन लोगों की कुछ डिमांड्स वगैरह हैं, तो ये रिटर्न में हमको दे रहे हैं, तो उसको कंसिडर करेंगे। जो उसमें जांच में लेने योग्य बिल्कुल जांच में भी लेंगे। आरोपी गिरफ्तार हो गए? हाँ, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक ही आरोपी के और भी कोई आरोपी है? फिलहाल तो एक ही है। थैंक यू। ये हमारे लिए बड़ा शर्म की बात है कि मुस्लिम जिहादियों के द्वारा हमारी बहन बेटियों का शारीरिक शोषण भी हो रहा है और उनको मार के काट के गला रेत के फेंक रहे। और आज हम यहाँ पर बैठे हुए आपके समक्ष, आपका उच्च अधिकारी कोई नहीं है यहाँ पर। कम से कम कलेक्टर साहब को मौजूद रहना चाहिए था, एडिशनल साहब को मौजूद रहना चाहिए था। आ रहे और हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं इस प्रकरण में ऐसी कठोरतम कार्रवाई करेंगे जो पूरे प्रदेश में रहे। मतलब एक ऐसी नींव की पत्थर वाली कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। जितने भी सहयोगी इसी संबंध में भाई साहब ने भी अभी आवेदन रखा सबके सामने। सहयोगी के बाद में जो प्रोटोकॉल बनता है अभिषेक जी, जो प्रोटोकॉल बनता है उसके तहत अभी तक इनको एट्रोसिटी का चेक मिल जाना चाहिए था। क्या मिला? क्या ईमानदारी से बताओ, अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताइए, मिलना चाहिए था कि नहीं? उसको भी हाथों हाथ मिलना चाहिए था उस परिवार को, हाथों हाथ मिलना चाहिए था। नहीं, FIR के तत्काल बाद होता है। मैं सामाजिक न्याय मंत्रालय विभाग में कर्मचारी के रूप में मैं देख चुका हूँ, कार्य कर चुका हूँ और मैं ऐसी कई गरीबों की और मदद कर चुके हैं, कई गरीबों की, कई शोषितों की मदद कर चुके हैं। हाँ, तो यहाँ विलम्ब क्यों है? जब आप एक्टिव है, आप सक्रिय होना, तो फिर इस बॉडी में विलम्ब क्यों हुआ? नहीं, वो पूरी प्रक्रिया हो गई और आप उसको सस्पेंड करवाइए तत्काल। आप उस वसीम कुरैशी को उसके संबंध में विभागीय जांच के संबंध में सामने बता नहीं, उसको तत्काल सस्पेंड करा दो। देखो, ये हमारा अभी धरना है बॉडी को लेकर। अभिषेक जी, मैं नहीं चाहता हमारे इस धरने के कारण आप जैसे किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की गाज गिरे। हमारा आग्रह आपसे निवेदन है, आप हमारी बात देवेंद्र जी पाटीदार को बता दीजिए कि वसीम कुरैशी को निलंबित करने की मांग, एट्रोसिटी का पैसा तत्काल देने की मांग जो है विद चेक, जो इनका पीड़ित परिवार का जो वो उसमें है, नियम में वो और ये 2 विषय करके दीजिए। फिर उसके बाद हम जो है इस बहन का अंतिम संस्कार करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। स्थानीय काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर पर महू विद्वत परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा मेड़वाले एवं महू विद्वत परिषद के अध्यक्ष पंडित कपिल शर्मा काशी महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रक्षाबंधन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के सभी हिंदू त्योहारों की एक तिथि सर्वसम्मति से निर्धारित की गई। साथ ही उक्त तिथियों का निर्धारण समस्त पंचांगों और शास्त्र सम्मत वेदोक्त किया गया, जिसमें सभी विद्वान आचार्यों ने एक तिथि निर्धारित की। भविष्य में त्योहारों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा न हो, उसके लिए सभी मंदिरों पर उक्त तिथियों को प्रदर्शित किया जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाने के लिए पंडित अंकित शर्मा को माला, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका यथोचित सम्मान किया गया। साथ ही सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा, महू विद्वत परिषद के अध्यक्ष पंडित कपिल शर्मा एवं वरिष्ठ समाजसेवी पंडित शैलेंद्र शुक्ला ने सभी की सहमति से पंडित नितेश महेंद्र कुमार शर्मा को सोशल मीडिया प्रमुख नियुक्त किया गया। इस दौरान नितेश शर्मा के कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष होगी। इस दौरान वे समस्त सोशल मीडिया संबंधी कार्यों का निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर महू विद्वत परिषद के मार्गदर्शक एवं संयोजक पंडित राजेश शास्त्री, सचिव पंडित राजेश शर्मा, पंडित अंकित शर्मा, समाजसेवी एवं ब्रह्म समाज के वरिष्ठ पंडित शैलेंद्र शुक्ला सहित परिषद के सभी पदाधिकारीगण एवं विद्वान उपस्थित रहे। आज 2 अगस्त शनिवार के दिन 2025 महू विद्वत परिषद की बैठक हुई है। उसमें शहर के सभी मंदिरों के मुख्य आचार्य विद्वान सम्मिलित हुए हैं। सभी ने सर्व सहमति से आगामी कार्तिक पूर्णिमा तक के सभी मुख्य पर्व, व्रत, उत्सव, त्यौहार एक मत होके एक तिथि पर तय कर दिए हैं और सभी तरह की शंका कुशंकाएं मिटा दी गई हैं। जन्माष्टमी को लेके भी हम लोग एक मत हुए हैं। स्मार्त जन्माष्टमी, दक्षिण कालिका प्रकट उत्सव, ये हम लोगों ने 15 तारीख को माना है
और वैष्णव जन्माष्टमी 16 तारीख को। लेकिन विद्वत परिषद ने यह तय किया है कि शहर में जन्माष्टमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ 16 तारीख को ही मनाया जाएगा। जो शाक्त उपासक हैं, स्मार्त हैं, वो लोग अगर कोई विशिष्ट पूजाएं करते हैं तो वो अपना 15 तारीख को कर लेंगे। लेकिन विद्वत परिषद का निर्णय 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाने पे एकमत हो चुका है। दीपावली का निर्णय हम लोगों ने कर लिया है। 20 तारीख को हम लोग 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को हम लोग दीपावली मनाएंगे और ये एक मत है। और जो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है वो 22 अक्टूबर को होगा। बीच में जो एक दिन का गैप है उस विषय में गोपाल मंदिर के आचार्य जी और मेरा जो चर्चा हुई है तो उस विषय में आचार्य जी का भी एक मत आप ले लीजिए कि आचार्य जी 21 तारीख के विषय में क्या बताना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए। महू विद्युत परिषद के द्वारा बहुत सुंदर पंचांग का एक निर्माण किया गया और ऐसा पंचांग का निर्माण किया गया है न कि महू संपूर्ण भारत को लेकर के किया गया। जो महू में मनाया जाएगा वो सभी जगह मनाया जाएगा। यहाँ तक कि गांव में भी जो विद्वान लोग हैं उनके अनुकूल भी हमने काम किया है इस पंचांग के निर्माण में। और कपिल भैया ने बता ही दिया, बिल्कुल सही मत है। और जो ये 20 को अपन दिवाली मनाएंगे और 21 को दिन पड़वा मनाते हैं सब लोग, मिलन समारोह दिवाली के जो बोलते हैं उसमें, और 22 को अन्नकूट है, क्योंकि अन्नकूट हमेशा प्रतिपदा को ही संपन्न होता है, गिरिराज पूजन। देखिए मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। पंडित जी का जो कहने का अभिप्राय है मैं बता देता हूं कि 20 तारीख को हम लोग दीपावली का पूजन कर लेंगे। 21 तारीख को पड़वा नहीं है, लेकिन महू शहर में एक लौकिक परंपरा है कि लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। यहाँ रंगोत्सव का भी त्योहार होता है। तो जो लौकिक परंपरा का निर्वाह है, लोग अगर चाहे तो 21 तारीख को लौकिक परंपरा का निर्वहन कर ले, लोगों से मिलने जुलने जाना, ये करना, ये कर सकते हैं। जो पड़वा का उत्सव मनाया जाता है जिसमें अन्नकूट होता है और गोवर्धन पूजा होती है, वो तो 22 तारीख को ही होगा। यही अभिप्राय राजेश पंडित जी के कहने का है, वो कह रहे हैं हम आपको। और इस तरह से एकमत होके मेरे दोनों सचिव, विद्वत परिषद के दोनों सचिव, हमारे राजेश जी जो है संयोजक है विद्वत परिषद के, हमारे मार्गदर्शक भी यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय ताऊ जी हमारे संरक्षक हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने तय कर लिया है कि अभी शहर में कभी भी पर्व तिथियों को लेकर मतांतर कुछ भी नहीं होगा। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, वरिष्ठ समाज सेवी शैलेंद्र शुक्ला जी और सभी विद्वान लोगों को एकजुट करके आज ये स्थिति का निर्माण हो गया है कि अभी शहर में कभी भी पर्व तिथियों को लेकर कोई मतांतर कभी भी नहीं होगा। सभी पर्व तिथि उत्सव एक साथ एक जैसे बिल्कुल सभी मंदिरों में हर्ष उल्लास के साथ, और मंदिर के आसपास अपने पूरे गांव में, महू के आसपास के गांव में भी हर्ष उल्लास के साथ एक साथ मनाएंगे। किसी तरह का कोई मतांतर अब नहीं हैगा। तो ये पंचांग जो हमने बनाया है इसको हम फ्लैक्स रूप में बनवा के हर मंदिर के आचार्य के फोटो के साथ हर मंदिर के बाहर लगवा देंगे ताकि किसी को भी किसी तरह का कोई संशय न रहे। और मैं पुनः धन्यवाद और आभार दूंगा हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिनेश महाराज जी को, वरिष्ठ समाज सेवी शैलेंद्र शुक्ला जी को, जिन लोगों के प्रयासों से इस शहर में एक नई और सुखद विद्वत परिषद का निर्माण हो गया है। हमारे संयोजक राजेश शास्त्री जी, हमारे महामंत्री राजेश शर्मा जी, हमारे भाई और ख्यात मानस पे अच्छा वक्तव्य देने वाले अंकित शर्मा जी, इन लोगों ने आज दिन भर प्रयास और मेहनत की और ये पूरा पंचांग तैयार किया है। इसी के हिसाब से आगामी व्रत, पर्व, उत्सव, त्योहार आदि मनाए जाएंगे। जय माई की जय, जय जगदम्बे। अत्यंत हर्ष का विषय है। सर्व ब्राह्मण समाज और सर्व ब्राह्मण समाज से महू विद्वत परिषद का एक गठन हुआ और उसके माध्यम से सब पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पर्व, ब्राह्मणों का महापर्व 9 तारीख शनिवार 2025 रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन जो श्रावणी उपाकर्म होता है, रक्षाबंधन के दिन जो श्रावणी उपाकर्म होता है उसमें ब्राह्मणों के द्वारा जो भी ज्ञात अज्ञात पाप हो जाते हैं उन पापों का संपूर्ण प्रायश्चित होता है। शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आत्मिक शुद्धि और पितरों का तर्पण, हेमाद्री, दशविधि स्नान, ये सारी क्रिया संपन्न होती है। और ये क्रिया वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार ब्राह्मण मात्र के लिए अनिवार्य आवश्यक है।
पर यह बहुत खेद और दुख का विषय है कि इस पीढ़ी का युवा ब्राह्मण इस क्रिया से, इस प्रायश्चित से दूर हो गया है। और इसके लिए निरंतर मैं, मेरे अनुज अंकित शर्मा, हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जो भी ब्राह्मण समाज के लोग श्रावणी उपाकर्म महू में करना चाहते हैं, श्री सिद्धनाथ मंदिर पर आ जाएं। आपको वहां पे सारा सामान मिलेगा, सारी व्यवस्था मिलेगी। आप आए, 2-2.5 घंटे की क्रिया है, उस क्रिया को संपन्न करें और उसको फील करें, उसका आत्मिक अनुभव करें कि उससे आपको कितना मानसिक संतोष मिलेगा और कितनी चैतन्यता प्राप्त होगी। और जो लोग नर्मदा तट पे महेश्वर में करना चाहते हैं वो महेश्वर आ जाएं। मातंगेश्वर घाट पे हम लोग श्रावणी करते हैं, चारों वेदों के ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वहां भी आ सकते हैं। और जो लोग महू में ही करना चाहते हैं वो सिद्धनाथ मंदिर जाएं और सिद्धनाथ मंदिर जाकर वहां पर श्रावणी कर्म को अवश्य रूप से करें। ये ब्राह्मण मात्र के करने योग्य कर्म है और इसको करना ही चाहिए। और इस कर्म को करने की पहल और नई चेतना युवाओं में लाने की पहल के लिए हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश शर्मा जी खुद सिद्धनाथ मंदिर जाके श्रावणी करेंगे। हमारे शेलू भैया खुद सिद्धनाथ मंदिर जाके श्रावणी करेंगे, सप्त ऋषियों का पूजन करेंगे, यज्ञोपवीत बदलेंगे। और अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो अपने दोनों सचिवों को भी लेके वहां जाएंगे और बहुत अच्छा श्रावणी उपाकर्म सिद्धनाथ मंदिर पर करेंगे। तो सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है कि सिद्धनाथ मंदिर आएं और श्रावणी उपाकर्म का अंदर सहभागी बने, उसका क्रिया को संपन्न करें। उसका लाभ, ऐसा निश्चय लाभ है, आपको होगा जो होगा, उसका लाभ समस्त ब्रह्मांड को होता है। उसमें जो तर्पण की क्रिया होती है उससे समस्त ब्रह्मांड के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समस्त पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और उनके आशीष से मंगल होता है। तो सभी ब्राह्मणों से मेरा भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सिद्धनाथ मंदिर पर आएं और श्रावणी की क्रिया को संपन्न करें। जय माई की जय, जय जगदम्बे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। कहते हैं भूखे को खाना खिलाना बड़े ही पुण्य का काम होता है और इंदौर शहर इस मामले में बहुत आगे है। शहर में हर जगह भंडारे भी होते हैं जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी सब्जी मंडी की, चोयतराम मंडी की है, जहाँ पर हर रविवार को बाबा भैरव बाबा का मंदिर में, जहाँ एक ट्रांसपोर्ट के व्यापारी लखन पांचाल हैं जिन्हें डैडी के नाम से जाना जाता है, वो और उनके साथी हर रविवार को बाबा भैरव के नाम से 50 किलो की खिचड़ी बनाकर बाबा के नाम पर खिचड़ी खिलाते हैं। सैकड़ों की संख्या में मंडी में काम करने वाले बाबा का प्रसाद लेते हैं। पिछले कई सालों से ये पूर्ण का काम कर रहे हैं। डैडी और उनके साथी हर रविवार को ये कार्य करते हैं। क्या नाम है आपका? लखनलाल पांडे। लखन भी आज प्रसादी बैटरी का हर रविवार बांटते हैं क्या? मैं हर संडे ये प्रसादी बाबा खिचड़ी बांटता हूँ। इसलिए 14 साल है मेरा। 40 किलो चावल बनाते हैं, 700 से 800 लोग इसको खाते हैं और हर संडे हम लोग परमानेंट काम है हमारा ये। हमसे 2-4-5 भाई लोग जुड़े हुए हैं इस प्रसाद में जो सहयोग करने वाले हैं। पहले मैंने अकेले में चालू करा था 20 किलो से इसको, अब हम इसको ले जाके 50 किलो पे लाके टिका रहे हैं। जो हर संडे परमानेंट रखती हो, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, परमानेंट। ज्यादा गर्मी पड़ती है हम लोग समय पे शरबत बना लेते हैं, केले का पन्ना बना लेते हैं। अगर ज्यादा कोई त्योहार आते हैं उसमें साबुदाना काजू की खीर बनाते हैं। अलग अलग तरह से बदलते रहते हैं। हर संडे हमारा प्रसाद वितरण जारी रहता है। कितने बजे से चालू होता है ये? हमारा सुबह 8 बजे से करना चालू होता है और 1 बजे से 2 बजे बांटने का टाइम है। 2 बजे तक बांटते हैं? हाँ जी, परमानेंट काम है बरसों से। नेहरू बाबा की मेहरबानी है, प्रसाद ज्यादा से हो जाते हैं। और आप करते क्या वैसे? मेरा ट्रांसपोर्ट है, 5 ट्रांसपोर्ट। आप वहाँ से यहाँ बांटने आते हैं? नहीं, यही ट्रांसपोर्ट है, मंडी के अंदर ही मेरा। यही रहता है। प्रसाद 4 साल पहले जब से मैंने चालू करा था तो लगातार अभी तक चल रहा है। जब तक भैरव बाबा की इच्छा जब तक चलेगा ये। जय श्री महाकाल। जोबट विधानसभा क्षेत्र की विधायक सेना महेश पटेल ने आज क्षेत्र की बदहाल बुनियादी सुविधाओं को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विकास के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच गहरी खाई है। टूटी सड़कें, जर्जर पुलियाएं और मौन प्रशासन। विधायक पटेल ने कहा, आमखुट फाटक, काठीवाड़ा, मजार रोड की सड़क की हालत,
इतनी बदतर है कि उस पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा है। पुनियाव घाट की पुलिया कभी भी गिर सकती है, लेकिन शासन और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। उन्होंने चेतावनी दी, इस मार्ग से स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस और आम नागरिक रोज गुजरते हैं। यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। डबल इंजन सरकार पर करारा सवाल। क्या यही है भाजपा का डबल इंजन विकास? क्या भाषण, शिलान्यास और फोटोशूट से गड्ढे भरेंगे? जनता अब जाग चुकी है, वो सवाल भी पूछेगी और जवाब भी लेगी। क्षेत्रीय दौरा और जनता से संवाद। विधानसभा सत्र के स्थगन का लाभ उठाकर विधायक पटेल ने भी 2 दिवसीय क्षेत्रीय दौरा किया। शुक्रवार को अलीराजपुर पहुंचकर उन्होंने जिला कांग्रेस की बैठक में भाग लिया और पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। शनिवार को उन्होंने आमकुट और आसपास के ग्रामीण अंचलों का दौरा किया। इस दौरान पुनियाव वार्ड छात्रावास के बच्चों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय महिलाओं, किसानों और रहवासियों से सीधे मुलाकात की। क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगामी रणनीति पर विमर्श किया। भोपाल वापसी और विधानसभा में भागीदारी। विधायक पटेल आज भोपाल रवाना हो रही हैं, जहां कल से विधानसभा सत्र पुनः प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं जोबट की जनता की आवाज बनकर विधानसभा में खड़ी होंगी। हर स्थानीय समस्या को मजबूती से उठाया जाएगा। अब सिर्फ सवाल नहीं, जवाब भी लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। चंबल नदी अपने रौद्र रूप में 91 गांवों में अलर्ट, अब घटने लगा जलस्तर। मुरैना में चंबल नदी पिछले 3 दिन से रौद्र रूप में बनी हुई है। चंबल का जलस्तर खतरे के निशान 138 मीटर से बढ़कर 143 मीटर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से प्रशासन ने 91 प्रभावित गाँवों में अलर्ट जारी कर दिया। इस बीच चंबल नदी का पानी 2 दर्जन से अधिक गाँवों में घुस गया, जिस पर प्रशासन ने यहाँ SDRF की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 1419 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जिसमें कई बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं तक शामिल है। राहत कैंपों में प्रशासन की ओर से खाने पीने की व्यवस्था भी कराई गई है। पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखकर राहत बचाव कार्य में लगाया गया है। अब चंबल का जलस्तर नीचे आना शुरू हो गया है। वर्तमान में 138 मीटर पर आ गया है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन अभी भी लगातार बचाव कार्य में जुटा है। वहीं मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया कि चंबल में लगातार जलस्तर बढ़ रहा था। 2 दिनों से लेवल 142 तक पहुंच गया था। सुबह से गिरावट देखी जा रही है। अभी 138.8 पर चंबल का लेवल है। 2 दिनों में 14 गांव प्रभावित रहे। उन गांवों में रहने की व्यवस्था। रात में इन रिलीफ कैंप में लोग नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उन पर अलग से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। पूर्ण रूप से कोई गांव नहीं कटा था। SDRF की टीम लगातार काम कर रही थी। आर्मी को नहीं बुलाया गया था। एक टीम मिली थी जो SDRF के साथ काम कर रही थी। प्रशासन ने लोगों को बाहर निकाला जाएगा। अगर कोई जानवर हताहत हुआ है तो निम्नानुसार मुआवजा मिलेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में निजी फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। पूरा मामला गांधीनगर थाने का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के समर्थ कॉलोनी का है, जहां अर्पित यादव नाम के व्यक्ति का फार्म हाउस है और वहां एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, जहां 2 बच्चे बगैर बताए फार्म हाउस में घुस गए और स्विमिंग पूल में नहाने कूद गए। उसे दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। इस मामले में एडिशनल DCP आलोक शर्मा ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंचे थे, जहां 2 बच्चे शिवम और रवि दुबे मिले, जिनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आज गांधीनगर में करीब
7 से 8 बजे के बीच में समर्थ जो कॉलोनी है उसमें एक अर्पित यादव का प्राइवेट फार्म हाउस है। उसमें 2 बच्चे जिनकी उम्र करीब 8-9 साल की थी, जो कि स्लम एरियाज़ के थे, वो वहाँ चले गए थे और उसके बाद वो फार्म हाउस में जो स्विमिंग पूल बना था उसमें वो नहाने के इरादे से उतरे थे, जिसके बाद में शायद उनको डूबना नहीं आता हो, जिस कारण से उनकी जो मृत्यु हो गई थी। पुलिस को जैसे ही इस मर्ग की सूचना प्राप्त हुई, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और पुलिस ने इसमें मर्ग इंटीमेशन कायम करके बॉडी को जो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया। धार जिले के निसरपुर में श्रावण माह के चलते धर्म सेवा संगठन के तत्वाधान में कोटेश्वर तीर्थ से कुक्षी तक पतित पावन मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर नर्मदा जल लेकर नर्मदे हर के जय घोष के साथ विशाल कांवड़ यात्रा स्थानीय क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के नेतृत्व में रविवार को हजारों भक्तों के साथ 20 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ यात्रा कुक्षी लक्ष्मीनगर पहुंची, जहां शिवालय पर जल चढ़कर अभिषेक किया गया। यात्रा इतनी भव्य थी कि कुक्षी बड़वानी टोल मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रशासन को बंद करना पड़ा। रविवार को कोटेश्वर तीर्थ से मां नर्मदा का जल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू हुई। यात्रा लगभग 5 किलोमीटर लंबाई में चल रही थी। यात्रा जब निसरपुर में पहुंची तो श्रद्धालुओं का निसरपुर में जगह जगह अलग अलग दल एवं संगठन ने स्वागत किया। नर्मदा कांवड़ यात्रा कोटेश्वर से प्रारंभ होकर निसरपुर पहुंची थी। कुक्षी विधानसभा की अब तक की ये सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है, जिसमें विधानसभा के तीनों ब्लॉक निसरपुर, कुक्षी और डही से बड़ी संख्या में आदिवासी अंचल से भी महिला और पुरुष शामिल होते हैं। मां नर्मदा कांवड़ में आदिवासी लोकगीत गायक शशांक तिवारी, गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत गायक कमलेश बारोट एवं गायिका तोरल राठवा, मयूर भायल, कुलदीप धानगर सहित क्षेत्र के प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य, मृदंग वादन, भजन मंडली सहित गुजरात की प्रसिद्ध नंबर 1 सुपर स्टार ऑर्केस्ट्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। भारी संख्या में मुस्तैद रहा प्रशासन। कांवड़ यात्रा में भारी संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा की दृष्टि से मोर्चा संभाल रखा है, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव सहित कई पुलिसकर्मी ने सुरक्षा का मोर्चा संभाल रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष सेन, धार। लगातार तीसरी बार विधानसभा कुक्षी में कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस महान कांवड़ यात्रा? मां नर्मदा का भक्त हूँ मैं, मां के प्रति मेरी आस्था है और ये तीसरा वर्ष है मेरी कांवड़ यात्रा का। इस वर्ष मां से आशीर्वाद लेके मां से कामना है कि अच्छी वर्षा हो, किसानों को अच्छी उपज मिले और उपज के साथ साथ उनको अच्छा भाव मिले। इसी उद्देश्य के साथ इस साल मैं कांवड़ यात्रा निकाल रहा हूं और ईश्वर और माता जी से कामना करता हूं कि सुख शांति समृद्धि हमारी कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में और प्रदेश में रहे। हमारे राजेंद्र मंडल का भगवान भोलेनाथ की आराधना, कांवड़ के माध्यम से प्रार्थना पूरे प्रदेश में ताकत से भगवान ईश्वर सद्बुद्धि देता है, कोई साक्ष्य देता है, एक मस्जिद को मदद करता है और आने वाले जीवन को भविष्य में ले जाने के लिए एक आशीर्वाद देता है। और मैं कांवड़ में जितने भी परिवारजन यहाँ उपस्थित उनका स्वागत करता हूँ, खूब बधाई देता हूँ। पूरे कुक्षी और विधानसभा लोकसभा के हमारे परिवारजनों सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से कामना करता हूँ, भोलेनाथ से कामना करता हूँ, माँ नर्मदा मैया की प्रार्थना करता हूँ कि सबके घरों में मध्य प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि।
महिला सशक्तिकरण को शर्मसार करते सरपंच पति और उसकी पत्नियां पंचायत में कार्यरत महिला कर्मी के साथ मारपीट की गई। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार लाख कोशिशें जरूर कर ले, लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे लोग ही सरकार की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। ताजा मामला धार जिले के उमरबन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अहिरवास का सामने आया है, जहां पंचायत में महिला कर्मी के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि गांव के सरपंच पति और उसकी 2 पत्नियों ने पंचायत की महिला कर्मी को पद से हटाने का दबाव बनाते हुए अश्लील गाली गलौज कर मारपीट की गई। घटना 31 जुलाई 2025 की है। फरियादी निशा सिसोदिया निवासी ग्राम अहिरवास, जो ग्राम पंचायत अहिरवास में मोबिलाइजर के पद पर 2022 से पदस्थ है, वह उस दिन पंचायत में अपना काम कर रही थी। तभी सरपंच पति सुरेश चौहान एक ठहराव प्रस्ताव लेकर आया और कहा कि अब वह पद पर नहीं है। जब निशा ने प्रस्ताव लेने से इनकार किया और नियम के तहत अधिकारी के पास भेजने की बात कही, तो सुरेश ने अश्लील गालियां दी और हाथ पकड़कर जबरदस्ती प्रस्ताव थामने की कोशिश की तथा गुस्से में अपने सरपंच पत्नी गीता बाई चौहान और दूसरी पत्नी संध्या को बुला लिया। तीनों ने मिलकर निशा के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद मोबिलाइजरों में भारी आक्रोश देखा गया। धार जिले के अलग अलग ब्लॉकों से बड़ी संख्या में मोबिलाइजर धर्मपुरी थाने पहुंचकर नाराजगी जताई और सरपंच पति व उसकी दोनों पत्नियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने सरपंच पति व उसकी 2 पत्नियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम नीतू अखाड़ है, पंचायत पेशा मोबिलाइजर। और थाने पे क्यों आए आप? थाने पे हम इसलिए आए थे कि जो हमारी साथी है निशा सिसोदिया, इसको ग्राम पंचायत में कार्य कर रही थी, तो वहाँ पे अचानक सरपंच साहब आए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और पत्नी को बुला के और इसको पिटवाया। तो उस संबंध में हम थाने पे आए थे FIR करवाने। हाँ, कल तो FIR नहीं करी थी इन लोगों ने, लेकिन आज दबाव बनाने पे पूरी टीम आई है मोबिलाइजरों की। उनके आने के बाद थोड़ा दबाव बना और फिर उन्होंने अभी शाम में FIR लिखी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं। अगर आज इसके साथ हुआ तो कल और किसी पंचायत में होगा, कल और किसी महिला को मारेंगे। 90% तो महिलाएं मोबिलाइजर है ना यहाँ पे, और ग्राम पंचायत में जाती है, कार्य करती है, कभी सुनसान भी होती है पंचायत, वहाँ कैमरे नहीं होते हैं, और ऐसी कोई अभद्र व्यवहार करेगा, घटना करेगा, तो उसके लिए सबक भी तो होना जरूरी है। अगर आप सबक नहीं देंगे, कार्रवाई नहीं होगी, तो कल जाके किसी और महिला के साथ होगा, तो उसके जिम्मेदार कौन है? कौन सी पंचायत का मामला है? ये ग्राम पंचायत अहिरवास, उमरबन ब्लॉक, थाना धर्मपुरी। क्या नाम है? मैं निशा सिसोदिया ग्राम पंचायत अहिरवास में मोबिलाइजर के पद पे हूँ। मुझे सरपंच पति ने ठहराव प्रस्ताव देने के लिए मैं पंचायत में कार्य कर रही थी मेरा काम। तो मैंने ठहराव प्रस्ताव गांव से 4 लोगों से लिखवा के मुझे नौकरी से हटाने के लिए वो ठहराव प्रस्ताव बनवा के लेके आया। उसको लेने से मैंने इनकार किया। मैंने बोला कि सीओ साहब को दो, ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तो उसने मेरे से गाली गलौज और बदतमीजी से बात करी। उसके दौरान उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और उसके बाद है तो उन दोनों पत्नियों को बुलाया, उनसे मार खिलवाई मुझे। किसने करवाई? क्या नाम है? संध्या भाई चौहान, सरपंच गीताबाई चौहान और सुरेश सरपंच पति। थाने में रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट हो गई? हाँ, FIR दर्ज करवा ली है हमने। क्या चाहते हैं आप? मुझे न्याय चाहिए और उनको जो भी पद से हटाना चाहिए और सजा चाहिए। सर, एक सरपंच पति पे मारपीट का अपराध दर्ज हुआ, क्या मामला है? ये घटना 31/7 की है और जो फरियादिया हैं निशा सिसोदिया अहिरवास की, ये अहिरवास पंचायत में मोबिलाइजर है। इनका कहना है कि सरपंच पति सुरेश और उनकी जो पत्नियां 2 हैं, उनके द्वारा इनके साथ अश्लील गाली गलौज की गई, मारपीट की गई और धमकी दी गई। तो उनके साथ में काफ़ी संख्या में मोबिलाइजर थाने पर आए थे अपराध दर्ज कराने के लिए। फरियादिया को आँख में, सिर में चोट भी थी। तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल भी कराया गया है और आगे जो प्रकरण वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संतोष यादव, टी धर्मपुरी।